जय हिंद। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की गणित के अध्याय फर्स्ट संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं संख्या पद्धति क्या होती है। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जिनकी संख्या निश्चित एवं सीमित होती है। और संख्या पद्धति के विभिन्न प्रकार होते हैं, लेकिन इस अध्याय में हमें जिन प्रकारों के बारे में पढ़ना है उन प्रकारों को हम संख्या रेखा द्वारा समझते हैं। यह संख्या रेखा है। पिछली कक्षाओं में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है। इस संख्या रेखा में शून्य के आगे धनात्मक दिशा होती है और शून्य के पीछे ऋणात्मक दिशा होती है। शून्य के आगे की जो धनात्मक संख्याएं होती हैं इनका प्रयोग हम गिनने में करते हैं और इन्हें प्राकृत संख्या भी कहते हैं। यह संख्याएं एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ये संख्या रेखा में जो तीर का निशान लगाया हुआ है इसका मतलब होता है अनंत विस्तार। यह विस्तार संख्या रेखा के दोनों तरफ है। तो जिन संख्याओं का हम गिनने में प्रयोग करते हैं वे संख्याएं प्रारंभ होती हैं 1 से और इन्हीं संख्याओं को हम प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर भी कहते हैं और इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं। अब गिनती या फिर नेचुरल नंबर में यदि 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो ये बनता है होल नंबर, तब इसे पूर्ण संख्याएं या होल नंबर कहते हैं और इन्हें कैपिटल W से प्रकट या प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद यदि इन पूर्ण संख्याओं में हम ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को, जो ये ऋणात्मक वाली संख्याएं हैं, इन्हें भी शामिल कर लें तब हमें प्राप्त होता है पूर्णांक संख्याएं जिनको हम इंटीजर भी कहते हैं। और इन इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याओं को हम I या Z से प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से एक संख्या रेखा में जो संख्याएं हमें दिखती हैं वे 3 प्रकार की होती हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। शून्य से धनात्मक दिशा में जो संख्याएं होती हैं उनका प्रयोग हम गिनने में करते हैं जिन्हें नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं कहते हैं और इन्हें n से प्रकट करते हैं। फिर इन्हीं प्राकृत संख्याओं में शून्य को और शामिल कर लिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का संग्रह प्राप्त हो जाता है। इसके बाद इन पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला लिया जाए तब हमें पूर्णांक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त भी और संख्याएं इस संख्या रेखा में होती हैं, जैसे 0 और 1 के बीच में आधा, और आधा को हम प्रदर्शित करेंगे 1/2 से। 1 और 2 के बीच में 1.5 और 1.5 को प्रदर्शित करेंगे हम 3/2 से। तो इस प्रकार से अनेकों संख्याएं इस संख्या रेखा में होती हैं। इस प्रकार की संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है या फिर जो p/q के रूप की होती हैं जहां पर q 0 के बराबर नहीं होता वे परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर, इनको कैपिटल Q से प्रकट किया जाता है और ये संख्याएं किन्हीं 2 पूर्णांकों के बीच में हो सकती हैं। और यदि गणितीय संक्रिया के द्वारा इन पूर्णांकों को हम भाग में लिखें तो ये परिमेय संख्या हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर -7 है। अब इस -7 को गणितीय संक्रिया के माध्यम से हम -7/1 लिख सकते हैं, क्योंकि हर संख्या के गुणे में 1 और भाग में 1 होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, गुणा करने पर भी वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए अभी जिन संख्याओं के बारे में हमने जाना उन संख्याओं की परिभाषा को देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट में प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स गिनती की संख्याओं को कहते हैं, यानी जिनका हम गिनने में प्रयोग करते हैं उन्हें नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या भी कहते हैं और इसे कैपिटल N से दर्शाया जाता है या प्रकट किया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4
इस प्रकार से जहां तक आपकी आवश्यकता हो, क्योंकि इन संख्याओं का विस्तार अनंत होता है। नंबर 2 में है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं में यदि 0 को और सम्मिलित कर लिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है, 0 से लेकर के अनंत तक, और इसे कैपिटल W से व्यक्त या प्रकट करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से अनंत तक। नंबर 3 में है पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स। प्राकृत संख्या में शून्य और ऋण संख्या सम्मिलित करने पर पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती है। इन्हें I या Z द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे 0 से ऋणात्मक दिशा में सभी ऋणात्मक संख्याएं और 0 से धनात्मक दिशा में सभी धनात्मक संख्याएं, ये सभी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और यदि पूर्णांक के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो पूर्णांक का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण अंक, यानी अंक जो पूर्ण हो। नंबर 4 पर परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स, वे संख्याएं जो P/Q के रूप की हों या जिन्हें P/Q के रूप में दर्शाया जा सके या लिखा जा सके, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। इन्हें Q से प्रकट किया जाता है, जैसे -5। -5 एक पूर्णांक है और पूर्णांक को भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हर संख्या के बटे में 1 होता है। 2/7, 11/13, इस प्रकार की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अब यदि आप इन 4 प्रकार की संख्याओं को समझ गए होंगे तो प्रश्नावली 1 तक आप आसानी से हल कर पाएंगे। इस वीडियो में हमने संख्याओं के 4 प्रकार को समझ लिया। अब प्रश्नावली 1.1 तक के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। इसके बाद जब हम प्रश्नावली 1.2 की ओर चलेंगे तब हम और संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम उदाहरण नंबर 1 से शुरू करके प्रश्नावली 1.1 तक चलते हैं। उदाहरण नंबर 1 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नंबर 1 में दिया है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो इसको समझते हैं। पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से लेकर के 1, 2, 3 अनंत। अब प्रत्येक में ये सारी पूर्ण संख्याएं आ जाएंगी और सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। प्राकृत संख्या सिर्फ 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएंगी। तो इस प्रकार से यह कथन असत्य होगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। और नहीं होने का कारण आप समझ चुके हैं, क्योंकि इसमें शून्य भी होता है जो कि प्राकृत संख्या नहीं होता। तो इसका हल हो जाएगा, यह कथन असत्य है क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। सेकंड नंबर है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो पूर्णांक यानी -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। और इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे -4 को हम लिख सकते हैं -4/1, 0 को 0/1, 2 को 2/1। तो इस प्रकार से ये जो पूर्णांक संख्याएं हैं सभी P/Q के रूप की होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये परिमेय संख्याएं भी होंगी। तो यह कथन सत्य होगा क्योंकि सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी होता है। अब नंबर 3 को समझ लेते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण अंक। ये सभी पूर्णांक होते हैं और ये पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। इसके अतिरिक्त भी और परिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे 2/3 या 3/2 या 1/2, पर ये पूर्णांक नहीं है। ये जो संख्याएं हैं पूर्णांक नहीं है। पर 1/2 का मतलब आधा होता है, 3/2 का मतलब 1.5 होता है। आधा और 1.5 ये पूर्णांक तो नहीं है, इसलिए यह पूर्णांक नहीं है। और यदि ये संख्याएं परिमेय संख्या हैं लेकिन पूर्णांक नहीं है तो हम कह सकते हैं यह कथन असत्य है क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। अब यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं इन कथनों को आप समझ चुके होंगे और इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। अब हम उदाहरण नंबर 2 को भी समझ लेते हैं। उदाहरण नंबर 2 है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस उदाहरण को हल करने से पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। यहाँ पर 1 और 2 इन्हें पूर्णांक भी कहेंगे
और 1 और 2 परिमेय संख्याएं भी होती हैं। व्यापक रूप से दो पूर्णांक संख्याओं या दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, या ये कह सकते हैं कि अपरिमित रूप से परिमेय संख्याएं होती हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है। दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के दो नियम होते हैं। पहला नियम, जिसके बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, कि यदि आपके पास कोई दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं और उनके बीच की और परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो उन दोनों परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए और फिर 2 से भाग कर दीजिए। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच की एक परिमेय संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी, 3/2। 3/2 1 और 2 के बीच की एक परिमेय संख्या है। अब यदि और परिमेय संख्याएं चाहिए तो हम ले सकते हैं 1 और 3/2। 1 और 3/2 के बीच की एक परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तब भी हम ऐसे ही करेंगे, 1 + 3/2 और फिर 2 से भाग कर देंगे। अब इन्हें जोड़ लेना है और फिर 2 से भाग कर देना है। इन्हें जोड़ने के लिए इस 2 से 1 का गुणा कर दीजिए और +3 करके बटे में 2 कर दीजिए। भिन्न का जोड़ आपको पता होगा, सेम भिन्न ही है। 2 × 1 = 2 +3/2 और फिर बटे 2। अब यदि हम इसे आगे हल करें तो 3 × 2 = 5/2 और ये फिर बटे में 2 है। और इस 2 को यदि हम परिमेय संख्या के रूप में लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भिन्न का भाग हो रहा है, या यूं कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का भाग हो रहा है, जो कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो अंश वाली परिमेय संख्या यानी 5/2 को सीधा लिख लेना है और यहाँ से भाग हो रहा है नीचे वाली परिमेय संख्या 2/1 के साथ। तो इस भाग को गुणा मान लेना है, यानी भाग का उल्टा गुणा। भाग के नीचे वाली यानी हर वाली परिमेय संख्या को भी उल्टा कर देना है, 1/2 हो जाएगा। 2/1 का उल्टा 1/2 और गुणा कर देना है, 5 × 1 = 5, 2 × 2 = 4। तो इस प्रकार से 1 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। अब 2 और 3/2 के बीच या 3/2 और 5/4 के बीच भी आप परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। अभी मैं इन उदाहरणों को विस्तार से हल नहीं कर पाऊंगा। अभी सिर्फ आपको समझना है कि इनका हल लिखना कैसे है। आप प्रयास कीजिएगा और अगली वीडियो में मैं इन उदाहरणों को कैसे हल करना है यह बता दूंगा। अब समझते हैं दूसरे नियम को। दूसरे नियम में क्या करना है, जैसे 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं चाहिए, 5 परिमेय संख्याएं निकालना है, तो आपको करना यह है कि 5 में 1 आपको जोड़ देना है। तो जोड़ने से आपको 6 प्राप्त होगा। अब 1 और 2 दोनों को परिमेय संख्या के रूप में लिख लीजिए और इस 6 से इन दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर में गुणा कर दीजिए इस प्रकार से। तो आपको प्राप्त होगा 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, फिर 6 × 2 = 12, 6 × 1 = 6। अब 6/6 और 12/6 को छोड़ करके इनके बीच की परिमेय संख्याओं को लिख लीजिए। इसको ऐसे लिखना है, जैसे 6 के आगे 7/6 ही रहेगा, 7 के बाद 8/6, फिर 9/6, फिर 10/6, इस प्रकार से 11 और बटे में 6। तो अब यहाँ पर आपको 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो चुकी हैं, जो कि 1 और 2 के बीच की हैं। अब यदि इन परिमेय संख्याओं को आप सरल करना चाहते हैं तो सरल भी कर सकते हैं। 3 से यह 6 भी कैंसिल हो जाएगा और 9 भी 3/2 हो जाएगा। 2 से 6 भी कैंसिल हो जाएगा और 10 भी, तो 2 × 5 = 2 × 3 = 5/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन परिमेय संख्याओं को आप लिख सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पिछले नियम में तो हमने 3/2 को प्राप्त किया था और 5/4 को प्राप्त किया था। यहाँ पर 7/6, 8/4, 9/6 इस प्रकार की संख्याएं हैं। तो बिल्कुल आपका सोचना जायज है, लेकिन आपको याद रखना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से परिमेय संख्याएं होती हैं और ये
कैसे भी हो सकती हैं, किसी भी रूप की हो सकती हैं। अब इन दो नियमों में से जो भी नियम आपको अच्छा लगे उसका प्रयोग करके आप दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। और अंतिम में कुछ और कहना भी चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा। और बताना ये है कि यह वीडियो कक्षा 9वीं की पहली वीडियो है। कहना ये है कि यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।